जी नेक्स्ट आपके पास है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिंग। रिंग की कैरेक्टरिस्टिक से क्या मुराद है? इफ फॉर अ रिंग आर अ पॉजिटिव इंटीजर n exists such that n of n into a is equal to 0, then the least such positive integer is the characteristic of the ring. If no such integer exists, then r is of characteristic 0. इसका मतलब ये है कि जैसे एग्जाम्पल से हम इसको समझ लेते हैं, जैसे Z5 है। अब Z5 में जो एलिमेंट्स पड़े हुए होते हैं वो 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है और 4। ये 5 एलिमेंट्स इसके अंदर Z5 में आ जाते हैं। अब आप देखें कि 5 को अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करता हूं तो रिजल्ट आपके पास 0 आएगा। अगर मैं 5 को 1 से मल्टीप्लाई करता हूं, 5 1 इज द 5, रिजल्ट आपके पास 0 आएगा। 5 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 10 आएगा। तो 10 भी 5 के साथ पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, इसका रिमाइंडर भी 0 होता है। इसी तरह 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दे, जिससे मर्जी मल्टीप्लाई कर दे, तो वो आपके पास 0 ही आएगा। तो ये जो 5 है ये इस Z5 की करेक्टरिस्टिक कहलाएगी। ठीक है, डेफिनेशन ये है कि फॉर ऑल a बिलोंगिंग टू r, एक इंटीजर आपने लेना है, उसको r के तमाम एलिमेंट से मल्टीप्लाई करवाएं तो अगर 0 मिलता जाए तो इस n को आप कहेंगे कि वो करेक्टरिस्टिक है। तो अगर ऐसा कोई इंटीजर एग्जिस्ट नहीं करता, जैसे मिसाल के तौर पे आप सेट ऑफ इंटीजर्स ले लेते हैं। अब मैं 1 को किस नॉन जीरो इंटीजर बताओ, पॉजिटिव इंटीजर बताओ कि 1 से मल्टीप्लाई करूं और रिजल्ट आपके पास 0 आ जाए। इसी तरह 2 के साथ उसको मल्टीप्लाई करूं और रिजल्ट आपके पास 0 आ जाए। तो ऐसा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट नहीं करता, तो उसके लिए उसका जो करेक्टरिस्टिक होगी वो 0 ही होगी। ठीक है, तो जेड एन के अंदर जो करेक्टरिस्टिक होती है वो आपके पास एन ही होता है। जैसे इधर मैंने Z5 में आपको एग्जांपल दी तो उसका करेक्टरिस्टिक 5 था। इसी तरह Z, Q, R और C, इन तमाम का करेक्टरिस्टिक 0 होता है। और जो पावर सेट का हमने रिंग डिफाइन किया था, इसका करेक्टरिस्टिक 2 होता है, क्योंकि किसी भी एलिमेंट को अपने आप में जमा करते, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करने का यही मतलब है कि उसको उतने टाइम्स आपने जमा करना होता है। तो ए को ए में ऐड करेंगे तो ये जो, इसको आप यूं भी लिख सकते हैं कि 2a। तो 2a आपके पास जो है वो 0 निकल आया। इस सेट का 0 एम्प्टी सेट है, तो इसका मतलब है कि इस रिंग की करेक्टरिस्टिक जो है वो 2 आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास कुछ रिजल्ट्स हैं करेक्टरिस्टिक से रिलेटेड, कि अगर आपके पास यहां से थोड़ा सा टफ लगता है आपको करेक्टरिस्टिक मालूम करना, लेकिन ये जो फर्स्ट थ्योरम है ये हमारे लिए आसानी पैदा कर रहा है कि लेट आर बी अ रिंग विद यूनिटी, देन आर हैज अ करेक्टरिस्टिक पॉजिटिव इंटीजर if and only if n is the least positive integer such that n into 1 is equal to 0। दूसरे लफ्जों में जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है उसका आपने एडिटिव ऑर्डर निकाल लेने। आइडेंटिटी कौन सी लेनी है? मल्टीप्लिकेटिव। मसलन जैसे Z5 था तो इसकी जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी थी वो 1 थी। ठीक है, वो इसकी जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वो 1 है। तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई 5 से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट आपके पास 0 आ जाता है। तो बाकी बाकी जो एलिमेंट्स उनको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। इधर ही आप कह देंगे कि 5 इस रिंग का करेक्टरिस्टिक है, तो ये थोड़ी सी आसानी पैदा हो जाती है। इसी तरह करेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन इज आइदर 0 और प्राइम। जो इंटीग्रल डोमेन होती है उसकी जो करेक्टरिस्टिक होती है वो आपके पास या तो 0 होगी या फिर प्राइम होगी।
अब इसकी मिसाल आप देखें, जैसे सेट ऑफ इंटीजर है, अब ये एक इंटीग्रल डोमेन है और इसकी करेक्टरिस्टिक 0 है। अब एक और फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन आप ले लें, तो जैसे आप Z5 की बात कर रहे हैं, तो अब Z5 एक इंटीग्रल डोमेन है क्योंकि 5 प्राइम है और इसकी करेक्टरिस्टिक जो 5 है वो प्राइम है। तो अगर आप एक इंटीग्रल डोमेन लेंगे तो उसकी जो करेक्टरिस्टिक होगी हमेशा या तो 0 निकलेगी या प्राइम निकलेगी। थ्योरम नंबर 3 है, इफ आर इज अ फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन, तो फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन की सूरत में उसकी करेक्टरिस्टिक हमेशा एक प्राइम नंबर ही होगी। इंटीग्रल डोमेन की करेक्टरिस्टिक हमेशा एक प्राइम नंबर होगी, लेकिन इसका कन्वर्स होल्ड नहीं करता। नीचे मैंने नोट लिखा हुआ है, मिसाल के तौर पर ये P ऑफ S पावर सेट ले लेते हैं, तो हमने देखा कि इसकी करेक्टरिस्टिक 2 है, लेकिन पावर सेट जो ये इंटीग्रल डोमेन तो नहीं है। जी इसी तरह थ्योरम नंबर 4 है कि अ फील्ड ऑफ करेक्टरिस्टिक 0, एक ऐसी फील्ड जिसकी करेक्टरिस्टिक 0 है वो इनफाइनाइट होगी। जैसे सेट ऑफ रियल नंबर ले लेते हैं, अब सेट ऑफ रियल नंबर की करेक्टरिस्टिक 0 है, तो सेट ऑफ रियल नंबर है भी इनफाइनाइट सेट, ठीक है। और जो फाइनाइट सेट होगा इसका कन्वर्स भी ऐसे ही आप कह सकते हैं कि जो फाइनाइट फील्ड होगी उसकी करेक्टरिस्टिक नॉन जीरो होगी, पॉजिटिव नंबर होगी, वो जीरो कभी भी नहीं होगी। फिफ्थ थ्योरम है कि एन इंटीग्रल डोमेन आर ऑफ ऑर्डर पावर ऑफ प्राइम, तो इसकी करेक्टरिस्टिक हमेशा आपके पास P होगी। थ्योरम नंबर 6 है कि लेट R बी एन इंटीग्रल डोमेन ऑफ प्राइम करेक्टरिस्टिक P, तो उस सूरत में ये जो a प्लस बी की पावर P है, इसको आप a रेज टू पावर P प्लस b रेज टू पावर P लिख सकते हैं। जी नेक्स्ट आपके पास थ्योरम है कि इफ R इज अ रिंग विद आइडेंटिटी एंड इट्स, अच्छा ये जो प्रीवियस थ्योरम अभी आपने पढ़ा, ये टाइम जो सेशन का एंड होने वाला है, तो आपने दोबारा से इसको ज्वाइन कर लेना है। मैं बात कर रहा था ये थ्योरम नंबर 6 की। थ्योरम नंबर 6 में हमने कहा कि वो इंटीग्रल डोमेन हो, तो उस सूरत में ये जो पावर है बाइनोमियल पावर, इसको ओपन करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। हाँ इसकी वजह, जी यहां पर हम बात कर रहे थे ये थ्योरम नंबर 6 की, कि ये तो जो पावर होती है बाइनोमियल वाली वो हम ओपन करते हैं बाइनोमियल थ्योरम की मदद से। मतलब a प्लस बी की पावर अगर p है और इसको आप ओपन करना चाहते हैं, तो इसको ओपन आप इस तरीके से करेंगे कि a रेज टू पावर p आएगा, उसके बाद p लिखेंगे, a की पावर आप एक कम कर देंगे तो p माइनस 1 आ जाएगा, और साथ में b भी लिखेंगे। इसी तरह सारी टर्म्स ओपन करते जाएंगे और लास्ट टर्म आपके पास आ जाएगी b रेज टू पावर p। अब आप यहां पर देखें कि ये जो रकम मैंने लिखी है p इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और p एक करेक्टरिस्टिक है, और करेक्टरिस्टिक की डेफिनेशन ये है कि करेक्टरिस्टिक किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो वो जीरो हो जाता है, तो इसीलिए ये पूरी रकम जीरो हो जाएगी। आगे जितनी भी रकमें आएंगी उन सब के साथ तो p मौजूद होगा, इसलिए वो सारी जीरो हो जाएंगी। तो जस्ट आपके पास फर्स्ट टर्म AP और लास्ट टर्म BP, ये दोनों रकमें आपके पास बच जाएंगी। लेकिन ये रिजल्ट के लिए कंडीशन, ये जो इंटीग्रल डोमेन की है ये नेसेसरी कंडीशन है। अगर आप इसको खत्म कर देते हैं तो उस सूरत में ये रिजल्ट होल्ड नहीं करेगा। मतलब आप रिंग ले लेते हैं ना, कोई भी रिंग, उसके अंदर ये रिजल्ट होल्ड नहीं करता। इसकी मिसाल मैं आपको देता हूं, जैसे
a प्लस बी ले लेते हैं आप, इसकी पावर है 4, तो ये इक्वल नहीं होता a प्लस बी, ए 4 प्लस बी 4 के, इसके ये इक्वल नहीं होता। अब एक ऐसा रिंग एग्जिस्ट करता है जिसकी करेक्टरिस्टिक जो है वो 4 है, तो एग्जाम्पल के तौर पर आप Z4 ले लेते हैं, तो Z4 की जो करेक्टरिस्टिक है ये आपके पास है 4, ठीक है। तो इसमें आप अब देख लें कि कोई दो एलिमेंट्स लें इसमें, जैसे मैं 1 और 3 ले लेता हूं, तो 1 और 3 को अगर आप जमा कर लेते हैं तो 1 प्लस 3 जो है वो 4 बन जाता है, और 4 जो होता है Z4 के अंदर वो 0 होता है, ठीक है। और 1 का अगर आप लेते हैं 4 पावर लेते हैं, और 3 की भी आप 4 पावर लेते हैं, तो अब ये 1 की पावर 4 का तो मतलब 1 ही होगा, और 3 की पावर 4 का मतलब ये बन जाएगा 81, और 81 जो होता है इसको आप 4 पर डिवाइड करते चले जाएंगे तो रिमाइंडर आपके पास 1 आ जाएगा, तो ये रिजल्ट आपके पास आ गया 2। इससे साबित हुआ कि 1 प्लस 3 की पावर जो 4 है वो आपके पास इक्वल नहीं आया 1 4 और 3 4। अब ये यहां पर क्यों ट्रू नहीं है, क्योंकि जो Z4 है ना ये इंटीग्रल डोमेन नहीं है, बल्कि ये जस्ट रिंग है। इंटीग्रल डोमेन क्यों नहीं है, क्योंकि 4 इसमें जो है वो प्राइम नहीं है, तो जब Zn के अंदर n प्राइम होता है तो उस सूरत में वो इंटीग्रल डोमेन होती है। तो ये जो रिजल्ट था थ्योरम नंबर 6 का, वो होल्ड उस वक्त करता है जब वो इंटीग्रल डोमेन हो। तो इंटीग्रल डोमेन में वो बाइनोमियल फार्मूला जो है उसको आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं। जी नेक्स्ट आपके पास ये सामने थ्योरम है कि इफ R इज अ रिंग विद आइडेंटिटी and its characteristic is a positive number n which is not prime, then R has zero divisor। मतलब अगर उसका करेक्टरिस्टिक प्राइम नहीं होगा तो उस सूरत में उसके जीरो डिवाइजर एग्जिस्ट करेंगे। ये पीछे भी हमने एक थ्योरम पढ़ा है कि इंटीग्रल डोमेन जो होती है ना, इंटीग्रल डोमेन की करेक्टरिस्टिक की प्राइम नंबर होती है, तो इंटीग्रल डोमेन के अंदर जीरो डिवाइजर होते ही नहीं, तो अगर वो प्राइम नहीं होगी उसकी करेक्टरिस्टिक, इसका मतलब है फिर उसके अंदर जीरो डिवाइजर्स मौजूद होंगे। इसी तरह नेक्स्ट थ्योरम है कि लेट एफ बी अ फील्ड ऑफ ऑर्डर 2n, एक ऐसी फील्ड है जिसका ऑर्डर 2n है, तो देन करेक्टरिस्टिक ऑफ एफ विल बी 2। ये वही पीछे जो रिजल्ट था p रेज टू पावर n आ जाए तो उसका करेक्टरिस्टिक p होगा, तो उसी तरीके से ये भी आपके पास रिजल्ट आ गया। जी यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर जो ये कंप्लीट हो गया है। तो